ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम हम कर रहे थे, जिसमें से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। अब अगला टॉपिक आपका आता है इसमें, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, कि विश्वविद्यालय कॉलेज कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो इनकी डिटेल आपको याद करनी है। एस्टेब्लिश किसने किया है इसको, फंड कौन करता है इसको, कि गवर्नेंस को कौन देखता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो एस्टेब्लिश्ड कौन करेगा इसको, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का जो भी संसद है उसका कोई एक एक्ट कानून के तहत ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की जाती है। फिर फंड कौन करता है इसको, और उन फंड्स को रेगुलेट कौन करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी। ठीक है, और उसकी भी कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है ये, जो इसको फंड देती है, यानी कि जो भी इसमें टीचर्स या फिर प्रोफेसर्स लगते हैं तो उनकी सैलरीज कौन देता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आती है वो। गवर्नेंस कौन देखता है इसकी, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द विजिटर, कि जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर विजिट करते हैं। उन्हीं का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में चलते हैं। फीचर्स क्या क्या हैं इसके, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, कि जो भी एडमिशन होते हैं इन यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो उसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए, जिसको हम बोलते हैं CUET। CUET की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो नेशन वाइड एडमिशन होता है इसमें, पूरे राष्ट्र से जो भी विद्यार्थी इच्छुक हो वो इस टेस्ट को दे सकता है और एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज में ले सकता है। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जितनी भी यूनिवर्सिटीज केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, तो सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एक ही टेस्ट ये होता है, इसलिए इसका नाम कॉमन टेस्ट। ठीक है, तो फोकस ऑन टीचिंग रिसर्च एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो फोकस क्या रहता है इनका, केंद्रीय विश्वविद्यालयों का, कि टीचिंग तो होती ही है क्योंकि यूनिवर्सिटीज हो गई, रिसर्च इनका मेन रहता है, और नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर इंटीग्रेशन, कि जो भी अलग अलग विश्वविद्यालय हैं तो उनके साथ इंटीग्रेट ये करते हैं। कैन एफिलेट कॉलेजेस इन मल्टीपल स्टेट्स इन सम केसेस, कि कुछ होते हैं विश्वविद्यालय स्टेट के अंदर जो डायरेक्ट जो भी मिनिस्ट्री है उससे एफिलेशन ना लेके, उससे मान्यता ना लेके इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से मान्यता ले लेते हैं, तो इनके पास वो अथॉरिटी होती है, वो पावर होती है कि ये कॉलेजेस को मान्यता दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तो काफी सारी हैं। ठीक है, जो पार्टिसिपेट करती हैं इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में। सबके नाम आपको याद नहीं रखने हैं, आपको रखने हैं बस 10 नाम याद। कौन से 10, ये जो मेन है इसमें टॉप 10 जो आती हैं, जो CUET में पार्टिसिपेट करती है यूनिवर्सिटी, तो उनके नाम आपको ध्यान रखना। तो पहला आता है JNU, दूसरा JMI, जामिया मिलिया इस्माइलिया, और तीसरे नंबर पर आता है BHU, फिर AMU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, LPU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और जामिया हमदर्द। तो ये 10 टॉप 10
यूनिवर्सिटीज में आती हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं इस टेस्ट के, मतलब जो इस टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेती हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सिंपल बात ये है। तो ये 10 के 10 नाम आपको याद होने चाहिए। और ऐसे कॉलेजेस कौन से हैं ये तो हमने देख लिया, विश्वविद्यालय। कॉलेज कौन से ऐसे हैं जो इसमें सीयूईटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें भी टॉप 10 नाम ही आपको ध्यान रखने हैं। पहला आता है इसमें मिरांडा हाउस, दूसरा हिंदू कॉलेज, तीसरा प्रेसिडेंसी कॉलेज, पीएसजीआर कृष्णा कॉलेज फॉर वुमेन, सेंट जेवियर्स कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हंसराज कॉलेज और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। तो ये 10 कॉलेज के नाम थोड़ा सा आप एक बार पढ़ लेंगे तो ध्यान रह जाएंगे। ठीक है, कोई इससे अलग एग्जाम्पल आपको मिलता है तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे इस टाइप का। ठीक है, तो ये टॉप 10 कॉलेज आपको ध्यान रखने हैं जो CUET में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी सेंट्रल। अब इसके बाद आती है स्टेट यूनिवर्सिटीज, कि स्टेट से जिनको मान्यता मिलती है या फिर स्टेट जिनको रेगुलेट करता है। तो एस्टेब्लिश कौन करेगा इनको? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो स्टेट लेवल पर लोकसभा होती है, एक विधानसभा होती है। किसको पता है? हाँ जी केशव। विधानसभा होती है सर। हाँ, तो इनको एस्टेब्लिश कौन करेगी? विधानसभा करेगी। फंड और रेगुलेट कौन करेगा इनको? क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ही इनको फंड करेगी और रेगुलेट करेगी। गवर्नेंस कौन देखता है? तो हर एक राज्य का अपना एक राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, तो वो इनको गवर्न करता है। मतलब वो हेड होता है इनका यूनिवर्सिटीज का, सिंपल भाषा में। फीचर्स, क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी? तो ये भी दूसरे कॉलेजेस को क्या कर सकती है? मान्यता दे सकती है, लेकिन उसी स्टेट के किसी दूसरे स्टेट के कॉलेजेस को ये मान्यता नहीं दे सकती। ठीक है, तो कैन एफिलेट हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस विद इन दी स्टेट, तो इनके पास पावर होती है लेकिन अपने राज्य के ही कॉलेजेस को ये मान्यता दे सकते हैं। ऑफन कॉन्स्ट्रेंड बाय फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, कि मतलब इनकी जो भी कार्य क्षमता है या फिर जो भी इनकी दैनिक क्रियाएं हैं, तो उसमें बाधा क्या उत्पन्न हो जाती है कि हमेशा इनके पास फंडिंग का इश्यू रहता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर नहीं मिलता है इनको। ठीक है, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, तो उसमें आपने देखा भी होगा, प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं, कि उसमें फंड्स नहीं आते हैं, टीचर्स की सैलरी अटकी रहती है ना। और प्रॉपर बैठने की जगह नहीं होती, साफ सफाई के लिए प्रॉपर फंड्स नहीं होते हैं, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसका सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं आता है स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये इनके क्या है, कुछ बाधाएं इनकी होती हैं, कुछ इशू इनके साथ रहता है। तो अब कौन सी ऐसी जो हमने कॉलेज किए हैं पीछे टॉप 10, वो सेंट्रल कॉलेज थे, यानी कि केंद्रीय सरकार के अंदर ही रेगुलेट होते हैं। अब जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET में पार्टिसिपेट करती हैं, तो इतनी सारी हैं। ठीक है, कोई दो चार नाम इसमें आप याद कर लेना रेफरेंस के लिए। बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, इस स्किप भी कर सकते हो इस पार्ट को। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर आता है स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई। अब आता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती हैं? हाँ जी केशव। ये अर्ध सरकारी होती है, मतलब कि आधा कंट्रोल इनका सरकार का होता है और आधा ये अपने आप करती पक्की बात है? है। जी सर। ठीक है जी, पक्की है तो ग्रांटेड स्टेटस, जो ये स्टेटस मिला है इनको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज का, तो ये स्टेटस किसने दिया है इनको? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। और किस सेक्शन के तहत दिया है, किस नियम के तहत दिया है? तो सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। कल भी हमने यूजीसी एक्ट 1956 का एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 10U। उसमें क्या था? पढ़ाई नहीं की किसी ने भी? देख लेना उसको। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, मतलब ये यूनिवर्सिटीज का कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट आया कैसे? तो रिकमेंड किया है किसने?
यूजीसी ने और एआईसीटीई ने, इन दोनों ने रिकमेंड किया कि सभी चीज़ों का संचालन जो है गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो ऐसा भी एक कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जिसमें क्या हो, जैसे कि आजकल जो भी जॉब निकलती है तो उसमें भी हो गया है। आप थोड़ा सा अगर इस चीज़ में अवेयर हैं तो जॉब्स जो निकलती हैं उसमें भी ऐसे ही होता है कि कुछ जो सैलरी होती है, मतलब मान लिया किसी की सैलरी जो है 20,000 है किसी कर्मचारी की, तो उसमें से 10,000 देगी वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। मान लिया उत्तराखंड की ही बात करें तो 10,000 देगी उत्तराखंड सरकार और 10,000 देगी उसको केंद्र सरकार। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट में सैलरी आती है। तो ऐसे ही अपना बर्डन कम करने के लिए, स्टेट का भी बर्डन कम करने के लिए और सेंटर ने अपना बर्डन कम करने के लिए भी, कि आधा आधा हम बांट लेते हैं इसमें, तो इस यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट से आ गया। यूजीसी ने और एआईसीटीई ने इसको रिकमेंड किया था। विशेषताएं क्या क्या हो जाएंगी इसकी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की? एक तो हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड ऑटोनॉमी, इसमें जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे, जो भी नियम लागू होते हैं वो हाई होंगे। ऑटोनॉमी होती है यानी कि ये अपने स्वच्छंद अपने यूनिवर्सिटी के डिसीजन ले सकते हैं, अपने ही इनके जो एग्जाम्स होते हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी में ही होते हैं। कैन सेट देयर ओन करिकुलम, अपना एक करिकुलम भी अपने आप सेट कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर भी डिसाइड कर सकते हैं और एडमिशन क्राइटेरिया भी ये खुद डिसाइड कर सकते हैं। ऑफन फोकस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सोशल साइंसेज, कि मतलब इन सेक्टर्स में क्या है ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज आज के समय में चल रही है। तो ये हो गया आपका डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। अब ये एक लिस्ट है जो सीयूईटी में डीम्ड यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। नाम आपको याद नहीं रखने हैं, ऑब्वियस है, ठीक है। फिर आती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यानी कि जिनकी सैलरी सरकार नहीं देती है, सिंपल, ठीक है। एस्टेब्लिश कौन करेगा इनको? विधानसभा ही करेगी, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट प्रोमोटेड बाय प्राइवेट बॉडीज। ये प्राइवेट जो भी है, मान लिया मेरे पास पैसा आ गया तो मैं जो भी एक विधानसभा में एक प्रस्ताव दूंगा या फिर किसी जो भी एक प्रोसीजर होता है इसका, तो उसमें अपना एक प्रस्ताव दूंगा कि ऐसे ऐसे मेरे पास इतनी जगह है, ये जगह का मेरा मैप है, इस लोकेशन पर है, और ये मैं कोर्सेज इसमें करवाना चाहता हूँ, इतने मेरे पास टीचर अपॉइंट करूंगा मैं, ये मेरे पास बैकअप है उनकी सैलरी के लिए, ठीक है, और इतने स्टूडेंट्स को मैं एडमिशन उसमें देना चाहता हूँ। तो ये पूरा अपना एक जो डिटेल है वो वहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। फिर उसके बाद इनको मान्यता मिल जाती है, ठीक है। वो प्राइवेट बॉडी कोई इंडिविजुअल इंसान भी हो सकता है, कोई ट्रस्ट भी हो सकती है, कोई एक सोसाइटी भी हो सकती है और कोई एक कंपनी भी हो सकती है। रेगुलेट कौन करता है इनको? तो यूजीसी करती है, अंडर द यूजीसी रेगुलेशन 2003। तो ये ध्यान रखना है आपको कि यूजीसी एक्ट 1956 में कौन सी आती हैं, कौन सी आएंगी? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, ठीक है। और यूजीसी रेगुलेशंस 2003 में कौन सी आती है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे प्राइवेट के? पहली चीज तो ये किसी और कॉलेज को मान्यता नहीं दे सकते, ठीक है। सबसे पहली चीज तो यही होगी, कैन नॉट एफिलेट अदर कॉलेजेस। और क्या होगा कि जो भी, अब ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेरी कुछ भी ये कोर्स करवाना शुरू कर देंगे जो इनकी मन मर्जी का होगा, नहीं। जो यूजीसी डिसाइड करेगी वही कोर्स ये, या फिर जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त जो कोर्स होंगे वही कोर्सेज इस यूनिवर्सिटीज में करवाए जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। मस्ट ऑफर ओनली यूजीसी अप्रूव्ड डिग्रीज, नीड टू मीट इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी एंड करिकुलम स्टैंडर्ड्स। तो जो भी यूजीसी ने अपने स्टैट सेट कर रखे हैं कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इतनी फैकल्टी होनी चाहिए, ये करिकुलम आपको वहाँ पर करवाने हैं, ये कोर्सेज होने हैं, तो जो भी उसने सेट कर रखे हैं यूजीसी ने, तो वही इनको पालन करनी होती हैं चीजें। तो ये हो गया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अब ऐसी कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज लिखा है, तो काफी सारी हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, नाम इसमें याद नहीं करने हैं आपको, ठीक। अब अगला आता है
इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि INI, कि जो नेशनल, राष्ट्रीय तौर पर जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो यूनिवर्सिटियां या फिर विश्वविद्यालय, ऐसे कौन से होते हैं। तो थोड़ी सी एक कॉमन सेंस की बात, एस्टेब्लिश कौन करेगा अगर राष्ट्रीय स्तर की है। हैंनरीज कीजिए जल्दी। ये जीके का क्वेश्चन है, ये हायर एजुकेशन का नहीं है। हाँ जी केशव। सर सेंट्रल बॉडी करेगी इसको, सेंट्रल सेंट्रल बॉडी, गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट करेगी, लोकसभा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। फंड कौन करेगा इसको, ऑब्वियस है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और उसमें भी कौन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर आते हैं इसके फीचर्स, क्या क्या इसके फीचर्स होंगे। तो नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए, मतलब राष्ट्रीय तौर पर क्या ऐसा इम्पोर्टेंट कोर्स हो सकता है जो ये यूनिवर्सिटियां करवाती हैं, इसलिए इनको ये दर्जा मिला है। तो कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, या फिर कौन सी ऐसी फील्ड है जो जिसके बिहाफ पे इनका ये नाम दिया गया है। तो ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। बताइए क्या हैं ऐसे कोर्सेज, या फिर क्या हैं ऐसी कोर्स की फील्ड जो इसको नेशनल इम्पोर्टेंस देती हैं। क्या क्या बेसिक जरूरतें हैं किसी भी एक राष्ट्र के उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हाँ जी केशव। सर एक तो मतलब आर्मी से रिलेटेड कोई हो सकता है, जैसे एनसीसी वगैरह हो गया। ठीक है, और और सर कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है। हम्म, यहाँ पर स्टडी हो रही है, आप इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है, कि जैसे मान लिया आप कोई कोर्स कर रहे हैं, और जैसे ही कोर्स करके निकलते हैं तो आप राष्ट्र के डेवलपमेंट में एक तरह से योगदान दें। तो ऐसे कौन से कोर्सेज हो सकते हैं जो डायरेक्ट योगदान देंगे उसमें। ठीक है, तो दो फील्ड मेन इसमें आती हैं। पहली आती है हेल्थ सेक्टर, यानी कि मेडिकल फील्ड आ गई। तो मेडिकल एजुकेशन ये करवाती है, क्योंकि मेडिकल अगर फील्ड के कोर्सेज ये करवाएंगे तो जो मेडिकल, जिस चीज में लैग कर रहा है हमारा देश, अगर उसी चीज का कोर्सेज करवाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो उतने ही स्टूडेंट वहां पर पढ़ पाएंगे ज्यादा। क्योंकि अगर लिमिटेड ऑप्शन होंगे, मान लिया एक ही कॉलेज हो पूरे देश में, तो कितने स्टूडेंट एक बैच में हो सकते हैं, 50, 100, 200, इससे ज्यादा तो क्या एक बैच में को बच्चे रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज्यादा हो जाएं, तो उतने ही ज्यादा बच्चे पढ़ के निकलेंगे, और उतने ज्यादा डॉक्टर निकलेंगे एक साथ एक साल में। तो जितने ज्यादा डॉक्टर निकलेंगे, तो जो डिजीज का बर्डन है सरकार के ऊपर वो कम पड़ता है। ठीक है, और दूसरा होता है कि साइंस, कि नई नई टेक्नोलॉजी जब बनाएगा कोई कोई भी स्टूडेंट, या फिर कोई भी पास आउट डिग्री होल्डर, तो वो एक नई दिशा देता है किसी भी चीज को, कि जैसे कि जो भी हम चीजें यूज करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो वो बाहर के देशों से हमें इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं। लेकिन अगर वही सुविधा यहाँ पर मिल जाए बच्चों को, वही स्कोप यहाँ पर मिल जाए, तो वो फिर बाहर से जो निर्यात का, सॉरी, आयात का जो बर्डन सरकार के ऊपर पड़ता है, जो हर साल कर्ज बढ़ता जा रहा है सरकार के ऊपर, तो वो कम होगा। ठीक है, तो कौन से कोर्सेज हो गए इसमें, एक तो टेक्नोलॉजी के लिए, एक साइंस के लिए, और एक मेडिकल के लिए। तो रिकॉग्नाइज्ड फॉर एक्सीलेंस इन टेक्निकल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, और मेडिकल एजुकेशन। डायरेक्ट ओवरसाइट एंड ऑटोनॉमी इन एकेडमिक मैटर्स। ठीक है, तो मतलब ये ऑटोनोमस बॉडी है ये, जो डिसीजन चाहे अपना करिकुलम भी सेट कर सकती है, फीस भी सेट कर सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, कैसे क्या क्या है इसमें। तो टेक्निकल एजुकेशन में जैसे कि मान लिया आता है इंजीनियरिंग के कोर्सेज, तो उसके लिए क्या क्या एग्जाम्पल हैं यूनिवर्सिटीज के। तीन फील्ड रखी है आपके सामने, लिखी भी है। तीनों की जो हायर बॉडी है, जो सबसे बेस्ट मानी जाती है उस चीज में, वही इनके एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें, हाँ जी केशव। सर आईआईटी। IIT, और मेडिकल फील्ड में सबसे सर बड़ा नाम एम्स। एम्स। ठीक है, तो यही है।
आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और एक आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IISER। ठीक है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है, हायर एजुकेशन, बिल्कुल ही सिंपल है। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये किस में आती है? INI में आती है, नेशनल इंपॉर्टेंस की ये इंस्टीट्यूट। फिर अगला आता है इसमें ओपन यूनिवर्सिटी। कोई एक ओपन यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, केशव। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इग्नू, कल भी बताया था ये। सेंटर के अंदर आती है, स्टेट के अंदर आती है? हाँ जी केशव। सेंटर के अंतर्गत आती है सर। ठीक है, कोई एक स्टेट की भी पता है आपको? हाँ सर, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो पर्पज क्या है, मतलब क्यों ये ओपन यूनिवर्सिटीज बनाई गई? तो प्रोवाइड डिस्टेंस लर्निंग एंड ओपन एजुकेशन टू प्रमोट इक्विटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये ओपन यूनिवर्सिटीज में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम कौन होते हैं एडमिशन लेने वाले? हैंड रेज कीजिए जिसको पता है, मैक्सिमम संख्या किन की होती है? हाँ जी केशव। अरे ओपन में वो आते हैं सर जो मतलब रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते। कौन नहीं कर मतलब सकता रेगुलर स्टडी? सर जैसे कोई मतलब गृहस्थी का है, या सर कोई कोई ऐसी जॉब कर रहा है कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है। हम्म। ठीक है। या सर कुछ कोर्सेज सर ऐसे भी होते हैं कि जिनको रेगुलर करने की आवश्यकता नहीं होती और मतलब डिस्टेंस ही कर सकते हैं। ठीक है जी। ज्योति, मतलब क्या कारण है ऐसा कि जो एक पॉइंट में लेता हूँ कि जो जॉब कर रहा है या फिर जिसकी शादी हो गई है, वो अपना घर परिवार संभाल रहा है, तो सरकार ने उनके लिए क्यों सोचा कि ओपन यूनिवर्सिटी स्टार्ट की जाए या फिर डिस्टेंस लर्निंग उनके लिए दी जाए? सर ये लड़कियों का एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जैसे लड़कियों की मैरिज हो जाती है तो फिर बाद में उनकी एजुकेशन बीच में रह जाती है, क्वालिफिकेशन। तो फिर इस वजह से ये एक उठाया गया ओपन यूनिवर्सिटीज का सिस्टम। ठीक है, और कोई रीजन इसके अलावा? इसके अलावा सर कई लोग जैसे कुछ लोग हैं जो जा नहीं पाते हैं, अपना काम भी उनको करना होता है और मतलब वहां पे पहुंच नहीं पाते, इसलिए तो अगर मतलब वो उनका। मैं सरकार में हूँ तो आपके इस तर्क का मैं ये जवाब देता हूँ कि जब काम ही कर रहे हो तो फिर क्यों टाइम खराब कर रहे हो? अपना काम ढंग से करो, पढ़ाई क्यों करनी है सर फिर? वो इसलिए क्योंकि क्या है कि क्वालिफिकेशन बढ़ती है तो उसकी इनकम भी बढ़ती है। हाँ, तो सरकार तो को तो मतलब सरकार को तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसमें, तो उसका तो नुकसान ही है। नहीं सर, जैसे कि जैसे हम जैसे लोग हैं कि हम्म। जैसे क्वालिफिकेशन बढ़ेगी, अगर जैसे ये ओपन से हमने बीए करी तो उससे क्या होगा कि एक मतलब आगे आगे सोर्सेज खुलते गए। तो उससे क्या हुआ कि मतलब इससे हमारी आगे हमारा एक वो लेवल बन जाएगा कि हम भी कमाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है। सुभाष, इसके अलावा कुछ बताना चाहते हैं आप? जी सर, इसमें लिटरेसी रेट सर इंडिया का बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा पॉइंट है ये भी। उससे सर दुनिया भर में थोड़ा स्टेटस भारत का अच्छा होगा और फॉरेन फंड लेने में भी थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है। जो मेन कोर कंसेप्ट है वो सारे रीजन है जो आप सभी ने बताए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी स्टैंड करते हैं इस चीज के लिए। लेकिन जो मेन रीजन वो आपके सामने लिखा हुआ है, टू प्रमोट इक्विटी, की समानता, कि ऐसा ना हो कि किसी मजबूरी वश किसी ने नौकरी स्टार्ट कर दी या फिर उसकी शादी हो गई, जिसके ऊपर उस कंट्रोल नहीं था उस चीज का भी उसके ऊपर, और किसी ने अपने परिवार की एक आर्थिक स्थिति के आधार पर मान लिया जॉब स्टार्ट कर दी, तो उसको भी मौका दिया जाए कि वो अपने आप को जॉब करने के साथ साथ या फिर अपने घर को संभालने के साथ साथ क्या कर सके, अपने ज्ञान को बढ़ा सके। वो भी उन लोगों के समान आ जाए जो जिनके पास पहले से ही सारे रिसोर्सेज अवेलेबल। ठीक है। और केवल साक्षरता दर बढ़ाने के लिए नहीं,
समझ बढ़ाने के लिए भी, कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मान लिया छोटे मोटे बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज में कोर्स चलते हैं। कोई वास्तुकला का है, कोई गृह विज्ञान है, घर को कैसे संभालना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मतलब लाइफ लॉन्ग आदमी सीखता रहे, तो उसके लिए ये ओपन यूनिवर्सिटीज स्टार्ट की गई, ये कंसेप्ट लाया गया। गवर्न कौन करता है इसको? आइदर सेंट्रल, अगर सेंट्रल के अंदर है तो सेंट्रल, और स्टेट किसी के अंदर आता है तो स्टेट गवर्नमेंट। फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? अब ओपन है तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी इसमें, हम अपनी इच्छा के अनुसार कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार टाइम से। मतलब मुझे आज कोई सब्जेक्ट याद हो गया तो मैं आज उसका पेपर दे दूंगा। ठीक है, ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे कोर्सेज में। और थोड़ा सा तैयारी नहीं है तो जब भी तैयारी हो जाएगी तब एग्जाम दूंगा मैं उसके। ठीक है, तो अपने पेज से मैं स्टडी कर सकता हूँ कि मान लिया 6 महीने का कोर्स लेना है मुझे, या फिर 1 साल का, या फिर 2 साल का, तो ये मैं अपने पेज के अकॉर्डिंग, कि मेरे पास कितना समय है उसके अकॉर्डिंग मैं कोर्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग पेस और एंट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफन टारगेट वर्किंग प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स और रूरल लर्नर्स, कि गांव के जो भी सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये अच्छा एक कंसेप्ट है ओपन यूनिवर्सिटी का। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? एक तो वही है इग्नू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक आती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ये स्टेट गवर्नमेंट। और जो आपने बताई उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, वो भी इसी में आती है। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी में जो प्योरली ओपन है, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएंगे एग्जाम। फिर अगला आता है डुअल मोड यूनिवर्सिटीज। डुअल मोड मतलब क्या? मतलब डुअल मोड, दो साइड भी एट होंगे उसमें। हाँ जी केशव। सर मतलब ड्यूअल मोड ये हो सकती है कि वो रेगुलर कोर्स भी कराए और ओपनली कोर्स भी कराए। हम्म, ठीक है, यही है। तो रेगुलर कोर्स भी वो करवाए और डिस्टेंस कोर्सेज भी वो करवाए, तो वो हो जाएंगे डुअल मोड यूनिवर्सिटी। तो एक किसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जो रेगुलर भी करवाती है और डिस्टेंस से भी करवाती है। हाँ जी केशव। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी होते हैं कुछ कोर्स, हाँ, रेगुलर भी और डिस्टेंस है। ठीक है। तो डेफिनेशन आ जाती है सबसे पहले इसकी, बोथ रेगुलर एंड डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स इसमें ऑफर करते हैं ये। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहला एग्जाम्पल है डीयू, फिर है एमयू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, फिर है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। These institutions must follow ODL, Open and Distance Learning and Online Program Regulation। ठीक है, 2020 रिवाइज हुए थे 2022 में। तो ये हो गई आपकी डुअल मोड यूनिवर्सिटीज। अब यूजीसी के कुछ रेगुलेशंस जो यूनिवर्सिटी टाइप्स के साथ जो हैं रिलेट करते हैं, तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। तो पहले आता है यूजीसी एक्ट 1956 सेक्शन 2F। तो ये क्या डिफाइन करता है? यूनिवर्सिटीज एलिजिबल फॉर यूजीसी असिस्टेंस, कि यूजीसी उनको असिस्ट करे, उनको गाइड करे, तो वो किस सेक्शन में आता है? तो सेक्शन 2F में। फिर है सेक्शन 3 फॉर ग्रांटिंग डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस, ये हमने ऊपर भी देख लिया था। फिर है सेक्शन 22 ओनली यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज कैन अवॉर्ड डिग्री। ये सेक्शन 22 में ये लाइन लिखी हुई है, ये रूल बना हुआ है सेक्शन 22 में, कि जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होंगी वही डिग्री को दे सकती हैं, या फिर उन्हीं की डिग्री वैलिड होगी। ठीक है, बाकी कोई भी अगर डिग्री बांट रहा है बिना किसी यूजीसी के अप्रूवल के तो वो फर्जी है सब कुछ। ठीक है, फिर आता है यूजीसी रेगुलेशन 2003 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, लिखा ही हुआ है, तो गवर्न प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये हमने ऊपर भी देख लिया था। फिर है ओडीएल एंड ऑनलाइन रेगुलेशंस, जो बन गए थे 2020 में और रिवाइज हुए 2022 में। तो फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस प्रोग्राम, तो सारा का सारा फ्रेमवर्क जो है इस इन रेगुलेशंस में आया हुआ है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी। अगर किसी को कोई डाउट है तो आज का टॉपिक आपका समाप्त हो गया है, अब आप पूछ सकते हैं।